हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ जो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को एक्सपैंड कर रहे हैं और इंडिया की नेक्स्ट बिग थीम्स में एक मल्टी थीम प्ले के तौर पे ये एक इन्वेस्टिंग आइडिया है जो विच आई फील इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये पर्टिकुलर स्टॉक में एक और बहुत अच्छी चीज है दैट दे आर एक्सपैंडिंग इनटू अ कंप्लीटली न्यू सेगमेंट ऑफ बिजनेस जो अगेन इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस से एक बहुत हाई ग्रोथ वर्टिकल या बिजनेस साबित हो सकता है। सिमिलर थिंग मैंने आपको गुड लक इंडिया के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि वो कैसे एक नई इंडस्ट्री एरोस्पेस के डिवीजन में जा रहे हैं जिससे जब वो बिजनेस एक्चुअल में डिलीवर करेगा तब तक स्टॉक प्राइस एलिवेट या लिफ्ट हो चुका होगा, वो ऑलरेडी इन्फ्लेट हो चुका होगा। और इस चैनल पे मैं आपको ऐसे कुछ हिडन स्टॉक्स या हिडन जेम्स जो मुझे लगता है कि एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है एट वेरी अर्ली स्टेजेस आपके सामने रखता हूँ। सो इफ यू लाइक द कंटेंट, डू मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द चैनल एंड इन फॉर दिस वीडियो। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। अब ये कंपनी एसेंशियली एक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लिस्टेड पॉलीमर कंपाउंड मेकर है जो केबल्स का और जो वायर्स का बिजनेस है उसके लिए लार्जली उन उन कंपनीज को सप्लाई करती है। अब इतना एक लाइन में इस बिजनेस को एक्सप्लेन करना उसको जस्टिस नहीं देगा बिकॉज ये कंपनी एक नॉर्मल पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर एक कमोडिटाइज्ड बिजनेस नहीं है। ये एक बहुत स्पेशलिस्ट काम करते हैं जो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज को सप्लाई भी करते हैं जो बहुत बड़े वायर मेकर्स हैं, केबल मेकर्स हैं। और ये एक बहुत यूनिक पोजीशन पे है क्योंकि इन लोगों को रिप्लेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी भी कंपनी के लिए। तो जो भी वायर्स एंड केबल्स की कंपनी इंक्लूडिंग स्टरलाइट, अपार इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, केईआई, जितनी भी वायर एंड केबल कंपनी, इवन आरआर केबल्स, उन सबको ये सप्लाई करते हैं। तो अब सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस इमेज में मैंने ट्राई करा है ब्रीफ करने के लिए कि एग्जैक्टली कंपनी कर क्या रही है। सो दिस इज इंडिया, एक स्पेशलिटी पॉलीमर कंपाउंडर है जो इंडिया की इलेक्ट्रिफिकेशन और एनर्जी ट्रांजिशन बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर बहुत सिंपली अगर समझा जाए तो ये करते क्या है, ये लोग का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो ये 5 या 6 प्रोडक्ट्स में इंक्लूड करता है। तो ये पॉलीमर कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये बेसिक प्लास्टिक रेजिन नहीं है, ये लोग रॉ मटेरियल को हाई परफॉर्मेंस वैल्यू एडेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं जो कस्टमर्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सप्लायर हैं, एक रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं जैसे पीवीसी हो गया, पॉलिथिलीन हो गया या केमिकल्स हो गए, और उन लोगों को एक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और वो कंपाउंड फिर सप्लायर्स जो उनके एंड कस्टमर्स हैं उनको जाता है और वो जो है अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके आगे बेचते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज है वो है क्रॉस लिंक्ड पॉलिथीन कंपाउंड्स जो हाई वोल्टेज पावर केबल्स में यूज होते हैं। अब ये हाई वोल्टेज पावर केबल्स एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिकॉज हमने देखा यश हाई वोल्टेज में क्या हो रहा है और बहुत सारा जो इंडिया का इलेक्ट्रिफिकेशन है वो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट पे है। अब इंडिया में एनर्जी क्राइसिस तो है, सो एंड हेंस इंडिया में दो चीजें हो रही है। एक तो इंडिया में जो 5G रोल आउट की वजह से जो पूरी पावर ग्रिड है, ट्रांसमिशन है, डेटा सेंटर है, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर जगह वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन हर जगह चेंज हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सब थीम में कुछ हो रहा है, एक मेगा थीम है इलेक्ट्रिफिकेशन जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स, पब्लिक प्लेयर्स, गवर्नमेंट्स, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज पावर केबल्स में XLP इनका जो प्रोडक्ट है वो यूज होता है। उसके अलावा हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट कंपाउंड्स जो फायर सेफ केबल्स बनाते हैं। अब इंडिया में फायर सेफ्टी भी एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट पे है। इंडिया में फायर सेफ्टी को बहुत ही लो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। अब जो इंडस्ट्री है प्लस जो एक्चुअल प्रोड्यूसर्स हैं वो फायर सेफ्टी को एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्म देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड दैट इज द रीजन HFFR वाला जो भी इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का जो सेगमेंट है वो भी एक बहुत हाई ग्रोथ वर्टिकल है। मार्जिन इतने ज्यादा नहीं है बट इट्स अगेन समथिंग जहां पर कंपाउंडेड तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ मिल सकती है। पीवीसी कंपाउंड्स यूज करते हैं जो केबल्स पाइप्स में यूज होते हैं, और पीई कंपाउंड्स भी होते हैं जो पैकेजिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज होते हैं।
एंड देन स्पेशलिटी कंपाउंड्स हैं जो कलर एडिटिव्स में यूज होते हैं। तो इन लोग का बिजनेस मॉडल ये है कि ये जैसा कि मैंने बताया रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, कस्टम मैन्युफैक्चर जो है कस्टम कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब ये प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन है और इन सब के अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, बिकॉज जब केबल कंपनी केबल्स बनाती है तो उन लोगों को फायर सेफ्टी और उन सबके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। और वो लोग डायरेक्टली पीवीसी बाय करके केबल बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते, उन लोगों को एक कंपाउंड चाहिए जो ये कंपनी बनाती है, जो उनको केबल्स बनाने में मदद करता है। तो अब यहाँ पर इन लोग का फॉर्मुलेशन का एक्सपर्टीज है और द कंपनी इज लॉन्ग स्टैंडिंग, आई थिंक 25-30 साल से कंपनी है। अब इनका ग्रोथ ड्राइवर क्या है, तो अब एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि ये वायर्स, केबल्स और इलेक्ट्रिफिकेशन की पूरी जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इंडिया में कोई भी केबल या वायर का मैन्युफैक्चरर होगा वो इनसे इनका पॉलीमर कंपाउंड लेगा ही लेगा, राइट। तो अब इन लोगों जो जिन लोगों को ये सप्लाई करती है कंपनी, वो लोग पावर ट्रांसमिशन, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवेज, ईवी चार्जिंग, हाउसिंग इंफ्रा, इंडस्ट्रियल कैपेक्स में बेसिकली डील करती है। तो ये एक इनडायरेक्ट प्रॉक्सी प्ले है इंडिया के लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिफिकेशन साइकिल का। और अब कंपनी, जो मैं हाई ग्रोथ बिजनेस वर्टिकल की बात कर रहा था, अब ये लोग BESS, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के बिजनेस में घुसने वाले हैं। एंड दे हैव ऑलरेडी एक 5 गीगावाट की असेंबली कैपेसिटी है वो प्लान्ड है, 150 से 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनिशियल EBITDA मार्जिन्स लोअर होंगे, पर ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बिजनेस अकेला FY27 के सेकेंड हाफ में तो रेवेन्यू जनरेट कर देगा और FY30 तक बहुत हाई ग्रोइंग बिजनेस बन जाएगा। अब यहाँ पर कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज एक ब्रीफ तरीके से ये है कि इनका लीडरशिप है वायर एंड केबल कंपाउंड्स में, और 70% रेवेन्यू वहां से आता है। अब ये जो कंपाउंड वाला बिजनेस है ना, क्योंकि ये लोग वैल्यू एडिशन बिल्कुल रॉ मटेरियल के नेक्स्ट स्टेज पे कर रहे हैं, तो मार्जिन्स कम है, एंड दैट इज द रीजन कंपनी ट्रेड करती है 12-13 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे। तो अब ये लोग प्रीमियमाइज्ड प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, और कंपनी ने एग्जीक्यूट करके दिखाया है, जो मैं भी आपको नेक्स्ट 5 मिनट में दिखाऊंगा, कि कंपनी 5-6% EBITDA मार्जिन से 10-12 तक तो पहुंच चुकी है, और अब ये और हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स तक जा रही है। तो ये लोग इंटेंशनली शिफ्ट कर रहे हैं कमोडिटी प्रोडक्ट से XLPE पे, जो मैंने आपको दिखाया, जो बेसिकली हाई वोल्टेज पावर केबल्स में यूज होता है, जो हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट कंपाउंड्स है फायर सेफ्टी के लिए, वहां पर कर रहे हैं, और स्पेशलिटी पी कंपाउंड जहां पर बेटर मार्जिन है। और ये एक बड़ा एक्सपोर्टर भी है, और इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज कंपनी का है, एक तरीके से इनकी मोनोपोली भी है, प्लस कस्टमर स्टिकीनेस है, क्योंकि एक बार इनका कंपाउंड अप्रूव होता है तो उसके बाद कंपाउंड किसी और सप्लायर के पास जाना, मतलब वायर एंड केबल कंपनी को, लेट्स से पॉलीकैब ने इनका कंपाउंड लिया, तो पॉलीकैब ने अपनी अप्रूवल इनके कंपाउंड के बेसिस पे कराई है। अब अगर पॉलीकैब बोलता है कि नहीं, मेरे को किसी और कंपाउंड मैन्युफैक्चरर के पास जाना है डीडेव प्लास्टिक्स के अलावा, तो उनको फिर से वो पूरा अप्रूवल का प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कोई कंपनी नहीं करना चाहती। तो कस्टमर स्टिकीनेस बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कोई भी कंपनी प्रोडक्शन रिस्क पे नहीं जा सकती। तो रेकरिंग बिजनेस की जो क्वालिटी है, जो रेकरिंग रेवेन्यू की क्वालिटी है, वो बहुत ही हाई है। अब इनका इन्वेस्टमेंट थीसिस ये है कि ये स्ट्रक्चरल प्ले इलेक्ट्रिफिकेशन पे, प्रीमियमाइजेशन, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रीमियमाइजेशन पे ये कंपनी जारी है। रनवे ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छा है, और BESS जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है, इस बिजनेस में भी जारी है। और कंपनी का सबसे बड़ा जो फोकस एरिया है वो कैपिटल एफिशिएंसी है। अब कंपनी में एक्चुअल ड्रामा कब होगा, जब BESS का एग्जीक्यूशन सक्सीड हो जाएगा, और यही एक एग्जीक्यूशन रिस्क है जिसकी वजह से आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर इन्होंने सही में एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर ये उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी नहीं फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल की जो वॉलेटिलिटी, PVC और PE के जो प्राइसेस हैं, वो पेट्रोकेमिकल ऑयल साइकिल्स की वजह से ऊपर नीचे होते हैं, और यहाँ रॉ मटेरियल रिस्क रहता है, तो मार्जिन प्रेशर बन सकता है अगर इन्होंने आगे प्राइसेस नहीं बढ़ाई हो तो। कस्टमर कंसंट्रेशन है, मतलब वायर और केबल इंडस्ट्री अगर स्लो डाउन में जाती है तो इनको प्रॉब्लम आएगी, ये भी एक बड़ा रिस्क है। और BESS जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है, एक तरीके से अभी ये बहुत चीजें चाइना से इंपोर्ट करके काम कर रहे हैं इनिशियल स्टेजेस पे, तो इसका एग्जीक्यूशन रिस्क है। और जो लार्ज ग्लोबल और पॉलीमर कंपाउंड प्लेयर्स हैं, वो इनका कंपटीशन बन सकते हैं, पर जैसा मैंने बताया इनके पास कस्टमर स्टिकीनेस है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक स्पेशलिटी मटेरियल बिजनेस है जो क्रिटिकल पॉलीमर बनाता है लॉन्गर ड्यूरेशन थीम्स के लिए, जो इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, इन सब के लिए। अब बात करते हैं इस धंधे में हो क्या रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने अब आपको एक चीज बताई कि 13 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे स्टॉक ट्रेड करता है, 2600 करोड़ की मार्केट कैप है करंटली कंपनी की। अब कंपनी की अगर कुछ नंबर्स की बात करें तो 30% का ROCE है, 20% का ROE है।
तो बहुत ही एफिशिएंट कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है कंपनी का। 75%, 75% प्रमोटर होल्ड करता है, 11% एबिटा मार्जिन का बिजनेस है। यहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि 11% एबिटा मार्जिन थोड़ा लो एबिटा मार्जिन बिजनेस है, और वो मैंने आपको बताया कि इनका जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें ये लो मार्जिन बिजनेसेस में ही ऑपरेट करते हैं, पर जो रेवेन्यू की स्टिकीनेस है, रेवेन्यू का रिपीट रेट है, वो सब बहुत अच्छा है। तो अब कंपनी क्या कर रही है, बीईएसएस जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वाला बिजनेस है उसमें एक्सपैंड कर रही है, और करंट बिजनेस में जो भी लो मार्जिन बिजनेसेस हैं उनको इंटेंशनली रिड्यूस करके हायर वैल्यू एडेड, हायर ग्रोथ, हायर मार्जिन प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है। तो ये कंपनी का करंट प्लान है। अभी कंपनी ने 3,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पोस्ट किया था विद नेट प्रॉफिट ऑफ अबाउट 200 करोड़ और 320 करोड़ का एबिटा। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज तो बता दी कि ये लार्जेस्ट लिस्टेड मैन्युफैक्चरर ऑफ पॉलीमर कंपाउंड्स है। जो वो एक इंजीनियर्ड एक प्लास्टिक ग्रैन्यूल है जो वायर, केबल, पैकेजिंग, फुटवेयर, इंडस्ट्रियल पार्ट्स में जाता है। केबल कंपाउंड इनका मेन बिजनेस है जिसका नाम है सायोप्लास और एक्सएलपीई। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 33% मार्केट शेयर है इनका एक्सएलपीई में, 50% है सायोप्लास में, और मोस्ट ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट केबल मेकर्स को ये लोग सप्लाई करते हैं। अब ये कंपनी की एक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि इनके 6 प्लांट है, वेस्ट बंगाल, दमन दीव, दादरा नागर हवेली और एक राजस्थान में, और सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली प्लेस करे फ्रेट कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। मैं इनकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसमें भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी करंटली जो कंपनी का नेक्स्ट चैप्टर है इज अ डिलिबरेट मूव अप द वोल्टेज कर्व। 132 केवी का आज है, 220 केवी का 2030, और एक ब्रांड न्यू कैपिटल लाइट फोरे कर रहे हैं बीएसएस के बिजनेस में। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैपिटल लाइट, एसेट लाइट मॉडल पे जा रहे हैं। अब कंपनी की अगर बात करें तो 24% बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, 76% डोमेस्टिक से आता है, एंड 1/3 इंडिया का केबल कंपाउंड मार्केट को होल्ड करते हैं। 33% मार्केट शेयर इज नॉट अ स्मॉल थिंग। अब कंपनी ने राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सएलपी का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करा है, और बीईएसएस का फोरे करा है। मतलब यहाँ दो कैटलिस्ट साथ में चल रहे हैं कंपनी के लिए जो ट्रैक करने लायक होंगे। एक्सएलपी एक हाई मार्जिन बिजनेस है इनके लिए, जो मतलब हाई मार्जिन इन द सेंस इन लोगों के लिए हाई मार्जिन 8 से 12% एबिटा का बिजनेस है, और बीईएसएस का जो बिजनेस है। यहाँ पर अगर हम इनका रेवेन्यू बाइफर्केशन देखें तो सायोप्लास, एसएलपी, इन सब से जो इनका क्राउन जूल है, जो ग्लोबल लीडर है ये 1980 से, यहाँ पर इन लोगों का जो है 33% मार्केट शेयर है एक्सएलपी में, 50% थायोप्लास है, 8 से 12% का एबिटा मार्जिन बिजनेस है। और यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है बेटर एग्जीक्यूशन से। पीवीसी कंपाउंड्स जो इनका बहुत ही कमोडिटाइज टाइप का बिजनेस है वो 4 से 6% एबिटा का ही है, और 17% जो है कंपनी का करंट रेवेन्यू मिक्स यहाँ से आता है। जो भी वायर, केबल, कंस्ट्रक्शन में होता है, इधर भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, और यहाँ मार्जिन एक्सपेंशन की कोशिश चल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15% से 17% इनका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हुआ है। अब उसके बाद जो है एंटीफैब या मास्टर बैच जो इनका स्पेशलिटी कंपाउंड्स वाला है, ये जो है लोएस्ट मार्जिन करंटली इनको देता है। और ये लोग जो पैकेजिंग वाला बिजनेस है इनका, या जहाँ पर जो सीमेंट बैग्स और बाकी जगह जहाँ कंपाउंड यूज होते हैं वहां पर ये लोग डेलिबरेटली जो है अपना रेवेन्यू शेयर रिड्यूस करना चाहते हैं। एंड देन एचएफएफआर जो मैंने आपको फ्लेम रेजिस्टेंट कंपाउंड बताया उनको, जो फायर सेफ्टी का इनका पूरा थीम को राइड करेगा, जो सोलर केबल्स में मैंडेटेड है, और जो भी वाइट गुड्स होते हैं उन सब में भी मैंडेट होता है। तो यहाँ ये इनका हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस है जो करंटली 3% ही है, और इसको ये लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एचएफएफआर की कैपेसिटी डबल हो चुकी है, 5,000 एमटीपीए से 10,000। तो ये 3% से 6-7% तक रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाला है। अब यहाँ पर अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो कंपनी करंटली 75% यूटिलाइजेशन पे है, और कंपनी और केपेक्स कर रहा है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। यहाँ पर 2.5 एलटीपीए का जो जैसा कि मैंने बताया 1/3 मार्केट शेयर इंडिया में होल्ड करता है एक्सएलपीई में, डीडेव प्लास्टिक्स। और अगर हम लास्ट 8 क्वार्टर्स में देखें तो वॉल्यूम इज अप, मार्जिन स्क्वीज्ड, देन आर रिकवरिंग। तो अब क्योंकि ये ऑयल प्राइसेस जब ऊपर होती है, पेट्रोकेमिकल की प्राइसेस राइज होती है, पीवीसी की प्राइसेस बढ़ जाती है, तो इनको मार्जिन प्रेशर झेलना पड़ता है। और वॉर की वजह से यही टेलविंड्स हेडविंड्स थे, सॉरी, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस थोड़ा करेक्ट हो गया है। तो अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा इस जगह पर देखें तो 8 क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 9.3% से 10.2%, वन ऑलमोस्ट 1
6% कंपनी ने इंक्रीज कर दिया है। सेकेंड चीज ये है कि कंपनी का अगर आप पैट देखोगे तो लार्जली कांस्टेंट था, क्योंकि कंपनी हमेशा डील कर रही थी प्राइसिंग, रॉ मटेरियल की प्राइसिंग प्रॉब्लम से। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो टॉप लाइन रोज ऑन वॉल्यूम एंड प्राइस। ऑपरेटिंग मार्जिन 9.4% पे कंप्रेस हो गया एज अ 50% रॉ मटेरियल प्राइस स्पाइक। वो प्राइस थ्रू से पहले ही उन लोगों को अब्सॉर्ब करनी पड़ी थी। मार्जिन Q4 में 10.2% पे हो गया। एंड बाकी एक बार कंपनी ने एक क्वार्टर में 14% का मार्जिन भी करा। तो अभी करंटली ये है कि अगर आप यहाँ देखेंगे जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट disrupted the export transit and raw material availability, holding FY26 volume growth to 7%। मैनेजमेंट ने 10% एक्सपेक्ट किया था अगर वॉर नहीं होता तो, इवन एज एक्सपोर्ट वॉल्यूम स्टिल ग्रू एट 23%। तो मतलब अभी जितनी भी वॉर रिलेटेड, ऑयल प्राइस शॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, वो कंपनी के लिए प्रॉब्लम रहती है। एंड दैट्स द रीजन BESS में एक्सपैंड करा है। एंड इंडिया में केबल्स और वायर्स का बिजनेस एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में आ गया है। हमने देखा है अपार इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है, पॉलीकैप के का स्टॉक परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, स्टरलाइट देख सकते हैं। तो इंडिया में 5G रोल आउट भी हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है, ईवी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो चार्जिंग इंफ्रा नेटवर्क बनेगा, BESS के लिए टेलविंड है। तो इंडिया के पास ईवी का एक फुल प्ले है। तो पहले लोग ईवी में सिर्फ 2 व्हीलर 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर में इन्वेस्ट करके सोचते थे, हम लोग ने ईवी प्ले करा है। एग्जैक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्ले इस कंपनी से आप प्रॉक्सी में कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज हैव बीन ग्रोइंग कंपनी का। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 5% से 11% EBITDA मार्जिन को डबल किया है 5 साल में कंपनी ने। और बिग स्टेप अप कब आया, जब FY24 में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट स्केल हो गए। अभी भी ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाए हैं जो 3 साल में स्केल होंगे, एंड दैट्स द रीजन द स्टॉक इज डन वेल। तो रेवेन्यू टर्म्स में देखेंगे तो 14% कैगर पे ग्रो करा है। EBITDA मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 5% FY21 में था, और अभी 11-12% इवन आफ्टर रॉ मटेरियल प्राइस शॉक की वजह से। उसके बाद भी अगर ये नॉर्मलाइज होता है और क्रूड $80 से नीचे रहता है, इट विल हैव अ इवन बेटर एडवांटेज। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 5 साल में 10x हो चुका है। FY21 से 26 में 10 टाइम्स इंक्रीज कर लिया है इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट। 23 to 26 में भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% का जंप है। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है इनका EBITDA पर टन। तो यहाँ पर देखेंगे 5,900 रुपए का EBITDA पर टन पे था, जो अब 15,780 पे आ गया है, 760 के आसपास आ गया है, जो 2.5 टाइम्स इन्होंने इंक्रीज करा है ओवर द लास्ट 5 years। अब सबसे बड़ी चीज है कि नेट डेट फ्री कंपनी है, A+ क्रेडिट रेटिंग है, तो कंपनी के पास कोई भी कैपिटल प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 30% ROC और 20% ROE टॉप क्वार्टाइल रिटर्न है एक पॉलीमर कंपाउंडर बिजनेस के लिए। एंड कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ी सी बढ़ गई है बिकॉज रॉ मटेरियल की स्टॉकिंग इन्होंने करी या कर रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर कैश कन्वर्जन साइकिल पे थोड़ा इम्पैक्ट है, पर लार्जली इतना कोई बिग इम्पैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ROC है, कैश कन्वर्जन साइकिल है, कंपनी की हमेशा से अच्छी रही है, और कंपनी नेट डेट फ्री है सिंस फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY24। और वो कमिटेड है कि ये केपेक्स जो है वो इंटरनल रिजर्व से ही फंड करेंगे, कोई डेट लेने का इनका मूड नहीं है। अब यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल है वो यहाँ पर बढ़ गई है, और फ्री कैश फ्लो थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव है, क्योंकि ये इंटरनल अक्रूवल्स जो खुद की अर्निंग्स है उसी से सब कुछ फाइनेंस कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। केपेक्स की अगर यहाँ बात करते हैं तो FY26 का 96 करोड़ केपेक्स था। पिछले साल इन्होंने 55 करोड़ का करा, और FY27 में 175 करोड़ का केपेक्स गाइड किया है कंपनी ने। कंपनी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है केपेक्स ग्रोथ के लिए। राजस्थान में जैसे मैंने बताया 80 करोड़ का जो है प्लांट इन्होंने डाला है, 500 करोड़ तक का रेवेन्यू पोटेंशियल कंपनी को लगता है। और BESS का फेज 1 150-200 करोड़ का इंटायरली इंटरनल अक्रूवल से करा है, कैपिटल लाइट है बाय डिजाइन। अब अगर यहाँ पर डू पॉइंट का ROE ब्रेक डाउन करेंगे, ये 20% ROE एक्चुअल में आ कहां से रहा है। एसेट टर्नओवर इज डिसेंट, 2.4x का एसेट टर्नओवर एसेट टर्नओवर है, 7% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और ये भी इसीलिए ऑन द सॉफ्टर साइड है बिकॉज रॉ मटेरियल ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, राइट। तो यहाँ पर कैपिटल रोटेशन क्योंकि स्लोअर हुआ, इस वजह से थोड़ी वीकर इकोनॉमिक्स थी इनकी, बट ये एक टेम्परेरी हेडविंड है। क्योंकि अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग होने की बात करें तो कंपनी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ भी जा रही है और हाई ग्रोथ वर्टिकल्स की तरफ भी जा रही है। अब यहाँ पर अनलॉक क्या है, ROE कैपिटल रोटेशन की वजह से कैप्ड है, कंजर्वेटिव है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। इसको बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है,
अगर आप देखेंगे कि अगर 2.4x का एसेट टर्नओवर फिर से आ गया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। रिटर्न्स आर ऑलरेडी एलीड, मतलब 30% आरओई से ज्यादा कंपनी क्या एग्जीक्यूट करेगी। सो इट्स अ डेट फ्री कंपनी क्योंकि है और कंपनी का एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है, आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम हियर। यहाँ पर मार्जिन इज ब्रॉडली होल्डिंग, नेट मार्जिन ने 7.5 से 6.9% पे आए क्योंकि रॉ मटेरियल स्पाइक था और ये एक टेम्पररी चीज है। अगर आप देखेंगे कि वैल्यू एड मिक्स कीप्स इंप्रूविंग एंड एबिटा पर टर्न इज एट अ मल्टी ईयर हाई। हो क्या रहा है समझो, क्योंकि कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रही है, एबिटा पर टन बढ़ते जा रहा है। रॉ मटेरियल का प्राइस इंपैक्ट हुआ, पास थ्रू नहीं कर पाए तो मार्जिन पे इंपैक्ट आया, पर रेवेन्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। और मार्जिन को फिक्स करने के लिए कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे ही पूरा फोकस कर रही है। अब यहां पर एसेट टर्नओवर 2.4x से 2x पे आ गया, गिर गया थोड़ा, क्योंकि केपेक्स ये लोग कर रहे हैं और उसका जो साइकिल है वो सेल से ज्यादा इन्होंने केपेक्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि कंपनी थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग हो रही है। और यहां पर इक्विटी मल्टीप्लायर इज एट 1.43x क्योंकि कंपनी नेट डेट फ्री है। सो जो जो आरओई है और जो कंपनी की डी रिस्किंग है वो ऑटोमेटिकली कंपनी करी, कंपनी को डेट में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब कंपनी के प्लान्स बहुत हो सकते हैं पर अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये कंपनी का मैनेजमेंट सॉलिड है एंड दैट इज द रीजन एवरी सिंगल थिंग दैट दे आर सेइंग, आई एम अ बिलीवर ऑफ दैट। कंपनी ने 13 से 14% की रेवेन्यू ग्रोथ FY26 में के आने से पहले कमिट किया था, कंपनी ने डिलीवर करा। गाइडेंस पे थे डिस्पाइट रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी एंड एक्सपोर्ट ट्रांजिट का डिसरप्शन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ था, उसके बावजूद दे डिलीवर्ड। वॉल्यूम ग्रोथ 15% था और 10% एक्स वॉर, जहां पर ये बिहाइंड रह गए और वॉर इज समथिंग जो इनके हाथ में नहीं था, इसलिए ये वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो पाई बिकॉज अक्रॉस द वर्ल्ड देयर वाज एन इम्पैक्ट। EBITDA मार्जिन सस्टेनेबल 11% पे था, डिलीवर करा, हेल्ड द लाइन इवन दो H1 जो हाफ वन था उसमें रॉ मटेरियल स्पाइक था, हाफ टू में मार्जिन रीबिल्ड करे। एक्सपोर्ट ग्रोथ भी डिलीवर करा अगेंस्ट अ वॉर डिसरप्टेड ट्रांजिट बैकड्रॉप। कैपेसिटी एडिशन भी डिलीवर करा, सब कुछ अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहा है या ऑन टाइम है। पीवीसी में 25,000 की कैपेसिटी बढ़ाई है, HFFR को डबल कर दिया है, XLP में 48,000 टन का करा है, तो सब कुछ ऑन ट्रैक है, अहेड ऑफ शेड्यूल है, विच टेल्स यू द मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट डेट फ्री स्टेटस भी, सारा केपेक्स बिना डेट के फंड करा है, वेरी गुड। वर्किंग कैपिटल 71 से 82 डेज हो गई क्योंकि रॉ मटेरियल स्टॉकिंग हुई, वहां पर ये लोग बिहाइंड थे, बट अगेन दैट इज अ वॉर रिलेटेड सिनेरियो। और डिविडेंड जो है 0.7 0.8% की यील्ड है, तो वहां पर भी मैनेजमेंट हैज डन एवरीथिंग, द मैनेजमेंट क्वालिटी इज रियली गुड। सो a clean delivery record, revenue margins, exports capacity and the debt free pledge all landed as guided. The only genuine shortfall was volume, was a war driven external shock, not a planning miss. 3 generations of operating history and an A plus balance sheet back the qualitative story. अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, जो नए वेरिएबल्स हैं। BESS is a first of its kind assembly led China sourced bet with no orders yet, और कंपनी के मार्जिन रिमेन होस्टेज टू पीवीसी जो उनका बिजनेस है। The core execution and we have to trust the core execution and capacity commentary. Treat BES's revenue and margin guidance as optionality जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अब FY27 की फॉरवर्ड गाइडेंस ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ 13%, वॉल्यूम ग्रोथ 15%, EBITDA मार्जिन 11% पे कंपनी ने किया है, कैपेसिटी 25% तक एक्सपैंड कर रहे हैं और BESS का 200 से 250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ जाना चाहिए। FY30 में 5,000 करोड़ का तो रेवेन्यू ये लोग करना चाहते हैं करंट बिजनेस से और 2-2.5 हजार करोड़ BESS करना चाहते हैं, तो आज के 3,000 करोड़ से 7-7.5 हजार करोड़ का FY30 4 साल में डबल करना चाहते हैं, मतलब मोटा मोटी 25% की एगर ग्रोथ कंपनी गाइडेंस दे रही है और हिस्टोरिकली इन्होंने अपनी सारी गाइडेंस को फॉलो किया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कौन कौन लास्ट 6 क्वार्टर्स की अगर देखें तो द एवरी सिंगल थिंग, अगर वॉर को मैं हटा दूं तो एवरी सिंगल थिंग द कंपनी डिड, राइट। अब यहाँ पर जो XLP है वो 132 kV के 2 से 220 पे एक्सपेंशन हो रहा है एंड जो BESS बिजनेस है वो सबसे बड़ा चीज है। तो द फ्रेंचाइज, द कंपनी का ब्रांड इज वेरी गुड एंड इट हैज अ क्लीन रिकॉर्ड। मार्जिन रॉ मटेरियल डिपेंडेंट है तो वो PVC के हिसाब से मूव करेंगे। BESS को कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा, द डायरेक्शन इज जेन्युइन, पहला ऑर्डर और पहला मार्जिन जो कंपनी लेकर आएगी, 6 से 8% EBITDA ही गाइड कर रही है स्टार्टिंग में कि इससे ज्यादा नहीं होगा, बट इफ दे आर एबल टू समहाउ डू इट
in a better way, I think there could be a big move in the stock. और अभी जो वॉर रिलेटेड प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्वार्टर में दिख जाएगी कि वो सब ईज अप हो गया है, क्योंकि क्रूड आ गया है वापस सब $80-85 पे। अब यहाँ पर लेटेस्ट क्वार्टर में क्या हुआ, it was a landmark year of execution despite raw material shock. Exports 30% grow हो गए and renewables are framed as the new unprecedented catalyst for a cable compound demand. Capacity बढ़ रही थी, BESS को unveil कर दिया, volume was at 7%, 50% and HFFR 50% utilization पे था even after the war scenario, और net debt है। तो the company's management says we are going to make our own BMS and our own EMS, already started working on that, and BESS पे कंपनी का एक बड़ा बेट है। अब यहाँ पर जो XLPE और हाई वोल्टेज कंपाउंड है वो कंपनी का कोर मोट बनने वाला है। कैसे? कंपनी ने जो द ओनली इंडियन प्लेयर जो रेंज ऑफर करता है 66 किलोवाट से 132 किलोवाट का, वो यही है। R&D पहले कर रहे हैं ये लोग, तो ये R&D का जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न बाद में आएगा, एंड अगेन देयर कुड बी इंडिया फर्स्ट, एंड देन ये 220 kVA के बियॉन्ड भी जाने वाले हैं, जहां HVDC प्रोडक्ट्स तो फ्यूचर क्रिएट करेंगे। तो इनका टारगेट है 2030 तक 220 kV तक पहुंचना। द रियल एंट्री बैरियर इज जो केबल ग्रेड कंपाउंड है वो मल्टी ईयर क्वालिफिकेशन उनको करना पड़ता है, तो कोई इजीली इनके धंधे में घुस नहीं सकता। एंड जो इनका हिस्ट्री है वही इनका मोट है, मतलब इनका जो एग्जीक्यूशन इन्होंने किया है जिन कंपनी के साथ काम करते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। तो जितना हायर केवी पे जाते हैं वो टफर क्वालिफिकेशन हो जाते हैं, कम राइवल है, ज्यादा मार्जिन है। तो अभी भी आप समझ लीजिए कि 132 केवी तक तो ये ऑलरेडी हैं, ये अब 220 पे जाना चाहते हैं, वो अगेन एक हायर मार्जिन बिजनेस है। तो कंपनी का पूरा प्रोडक्ट मिक्स, रेवेन्यू मिक्स शिफ्ट हो रहा है हायर मार्जिन प्लेस पे। 1980 से ग्लोबल लीडर है, 5,000 करोड़ का FY30 बिना BESS के उनका जो है गाइडेंस है। एंड चाइनीज इंपोर्ट्स जो इनका एक प्रॉब्लम है, और जो मैनेजमेंट सेज कि फेस ऑफ कर सकते हैं स्केल और कैपेबिलिटी पे। तो यहाँ पर दैट्स बेसिकली द थिंग। सो यहाँ पर अगर BESS की बात करें तो BESS भी 200 करोड़ तक का टोटल इन्वेस्टमेंट है, और 200 से 250 करोड़ के रेवेन्यू पर बोल रहे हैं कि ब्रेक इवन हो जाएगा। सो ये एक असेंबली लेड सिस्टम है, तो सेल्स एंड BMS चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं इनिशियली, एंड दैट इज द रीजन 508% मार्जिन, 5 से 8% मार्जिन है, पर ये कह रहे हैं हम खुद बनाएंगे। सो DDEV को अगर चेन में देखें तो सिस्टम्स असेंबलर सप्लायर टू EPC प्लेयर्स एंड स्टोरेज इंटीग्रेटर्स, नॉट अ सेल मेकर। Tier 1 developers, this is Sterling Wilson, Enrich Orange, are in a 3 to 6 month qualification process. MOUs will follow. Backward integration, enclosure, harness, DC cables, or in-house EMS, BMS is the margin path. But near term, it is China sourced, thin margin assembly business that has yet to book a single order. This is the uncertain part. और अगर ये execute हो जाता है और ये up the ladder जाते हैं, this will be a game changer for this. अब अगर BESS के बिजनेस की बात करें तो इंडिया की 2030 तक 208 गीगावाट की कैपेसिटी है। ग्लोबल BESS जो है 2030 तक इट विल ग्रो एट अ 22% कैगर, राइट। तो अभी तो इंडिया का स्टोरेज मार्केट नॉन एग्जिस्टेंशियल है, एंड दैट इज व्हाई DDEV का जो 5 गीगावाट का एम्बिशन इज अ सिल्वर, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाई द रनवे इज लॉन्ग इवन इफ इट एग्जीक्यूट्स। केबल कंपाउंड डिमांड हमेशा बढ़ती जा रही है और वो बहुत ही अच्छे स्पेस पे ग्रो कर रही है। तो अगर आप देखेंगे इनके जो ग्रोथ कैटलिस्ट है, वायर एंड केबल मार्केट 11% पे ग्रो कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन 16% पे ग्रो कर रही है। तो इंडिया की पावर रिक्वायरमेंट 817 गीगावाट पे है, जिसमें से 50% ग्रीन एनर्जी की होगी। तो प्रोजेक्ट केबल इंडस्ट्री और GDP का भी कोरिलेशन है कि 2 टाइम्स ऑफ GDP केबल इंडस्ट्री की जो है डिमांड होगी, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ कैटलिस्ट है। तो कंपनी के लिए ग्रोथ कैटलिस्ट हैं जो XLP राजस्थान ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, वो वोल्टेज लैडर में ऊपर जाना, मतलब हायर मार्जिन 132 kV से 220 kV पे जाना। HFFR जो है फायर सेफ्टी मैंडेट की वजह से एक अलग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगा, और BESS का जो पूरा 3-4 ईयर एग्जीक्यूशन होगा दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PVC कैपेसिटी और न्यू केबल एंट्रेंट्स भी एक अच्छा कैटलिस्ट है। कैसे? नए जो केबल एंट्रेंट्स, केबल मार्केट्स, क्योंकि केबल मार्केट्स भी बहुत लुक्रेटिव है, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी इनको इनकी PVC कैपेसिटी इसीलिए उन्होंने बढ़ाई है, बिकॉज दे कैन हैव बिजनेस ओवर देयर। एक्सपोर्ट बिजनेस, वैल्यू मिक्स एंड मार्जिन अपलिफ्ट, मार्केट इसी से री रेटिंग कर सकता है स्टॉक की। एंड रिन्यूएबल्स एंड ट्रांसमिशन का जो सुपर साइकिल है वो कंपनी के लिए एक मल्टी ईयर टेलविंड है।
इस पूरी इंडस्ट्री के लिए। अब अगर वैल्यूएशन की बात करें, कंपनी करंटली कहाँ रहती है, तो क्योंकि प्योर प्ले केबल कंपाउंड तो कोई लिस्टेड कंपनी है नहीं, तो अगर हम कंपेयर करें एप्कोटेक्स, बंसाली इंजीनियर पॉलीमर और नोसिल से, तो सबके लगभग 2700 से 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पे डी डेव प्लास्टिक्स करंटली ट्रेड करता है विद द हाईएस्ट आरओसी, हाईएस्ट आरओई एंड नॉट एग्जैक्टली द हाईएस्ट एबिटा मार्जिन, पर कंपनी इधर तक भी पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर कंपनी को कम प्राइस टू अर्निंग्स का मल्टीपल क्यों मिला है? क्योंकि कंपनी एक अभी तक एक कमोडिटाइज टाइप के बिजनेस में थी, जहां की अर्निंग्स ग्रोथ भी थोड़ी लिमिटेड थी और अर्निंग्स का जो प्रीमियम है या जो अर्निंग्स के मार्जिन है वो भी कम थे। पर अब कंपनी एक डेलिबरेट शिफ्ट कर रही है जहां से री रेटिंग की एक पॉसिबिलिटी बढ़े। क्वालिटी ऑफ अर्निंग इज सुप्रीम, बैलेंस शीट क्वालिटी इज सुपर्ब, मैनेजमेंट इज सुपर्ब, इंडस्ट्री इज इन अ मल्टी डेकेड टेलविंड, कंपनी इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर ईवीज एंड मल्टी थीम्स है जिनमें कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रेलवे से लेकर ईवी चार्जिंग नेटवर्क, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रिड चेंजिंग, एचवीडीसी, बहुत बड़े बड़े कैटलिस्ट्स हैं कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, राइट। सो नाउ अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि री रेटिंग गैप अगर वन कंपैरिजन में करें कि बेस्ट रिटर्न्स है नियर चीपेस्ट मल्टीपल, डी डेव पोस्ट द हाईएस्ट आरओसी आरओई ऑफ दिस ग्रुप, रन्स द लार्जेस्ट रेवेन्यू बेस एंड इज नेट डेट फ्री, येट ओनली ट्रेड्स एट 13 टाइम्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स, राइट। एप्कोटेक का 26x है। डिस्काउंट क्यों है? क्योंकि चंक ऑफ द मिक्स इज कमोडिटी, जो पीवीसी वाला धंधा है, मार्जिन्स हमेशा फीडस्टॉक की वजह से स्विंग करते हैं, और फ्लोट थिन है, 75% प्रमोटर होल्डिंग है, बीईएसएस अभी अनप्रूवन है। तो मार्केट इज करंटली पेइंग फॉर अ स्टेडी कंपाउंडर, नॉट अ री रेटिंग कैंडिडेट। तो करंट प्राइस पे द कंपनी इज अ चीप बेट टू कंपनी जिसका इतना डिकेड का एक्सपीरियंस है और एक बड़ा कंपाउंडर आगे बन सकता है। री रेटिंग गैप क्लोज कैसे होगा? अ क्लीन वर्किंग कैपिटल नॉर्मलाइजेशन, अगर आरओसी 30% पे स्टे करता है और अगर जो प्रोडक्ट मिक्स है वो हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स के टुवर्ड्स जाता है, बीएसएस का कोई भी वैलिडेशन मिलता है, तो यहाँ पर एक 26 to 30 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे कंपनी इजीली ट्रेड कर सकती है, विच इज बेसिकली गोइंग टू बी 2x ऑफ व्हाट द प्राइस इज करंटली ट्रेडिंग। तो अभी करंटली आप देखेंगे तो मार्केट इज प्राइसिंग डी-डेव लाइक अ कमोडिटी कंपाउंडर व्हाइल इट अर्न्स स्पेशलिटी ग्रेड रिटर्न्स एंड सीड्स अ स्टोरेज बिजनेस। दिस मिसप्राइसिंग इज द बुल केस, और कमोडिटी एक्सपोजर प्लस अनप्रूवन बीएसएस इज द रीजन व्हाई दैट हैपेंस। क्योंकि मार्केट बेवकूफ नहीं है, मार्केट अगर 13 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे प्राइस कर रहा है इज बिकॉज द मार्केट थिंक्स आज इसकी वर्थ इतनी है। तो जो बेयर के सिनेरियो है यहाँ से 20% डाउन साइड, इससे नीचे मतलब 9 की प्राइस टू अर्निंग से नीचे तो बहुत मुश्किल है स्टॉक का जाना, तो 20% डाउन साइड है। पर अगर बुल केस चल जाता है तो 20 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे द स्टॉक कुड बी एट 680 to 700, विच इज अ 170% रिटर्न फ्रॉम हियर। तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्क्यूड और फेवरेबल है। तो इवन इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द कंपनी, कंपनी इज नॉट इन अ बिजनेस जहां पर इनका रिकरिंग रेवेन्यू नहीं है, 9 to 10 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स और 2% डिविडेंड यील्ड पे वो फिर भी ट्रेड करेगा 20% गिरने के बाद। So it's a no-brainer according to me. Just a disclaimer, I am already invested in this company. I am not giving you any investment advice. This is only for educational purposes. I like to invest in risky companies. This is not a risky company, by the way. This is a high quality company जिसका पूरा bet हमारी री-रेटिंग पे है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा करंट प्राइस है वो बेयर के सिनेरियो के बहुत पास में है, सो द वैल्यूएशन इज गुड। अगर बीएसएस रेवेन्यू FY30 पे हिट कर देता है तो देन फ्रॉम अ लेग व्हाट द वैल्यू मार्केट इज बेसिकली वैल्यूइंग इट एट नथिंग टुडे, तो वो एक बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 16x इज ऑलरेडी वर्थ 355 वर्सेस द 13x द मार्केट बेस, बी इज अपसाइड ऑन टॉप, मतलब अभी मार्केट उसको 13 टाइम्स पे कर रहा है, 40% ऊपर तो स्टॉक जा सकता है अगर फेयर वैल्यू जो 16 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे अगर मार्केट ट्रेड करे। बीएसएस एक चेरी ऑन द टॉप है, और सिंस 5 से 8% मार्जिन बिजनेस है, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर आने के बाद स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। सो आई एम बेटिंग ऑर्डर आने से पहले, because the order will come and the company will go up the ladder and the company is irreplaceable at a lot of places,
एंड इतनी थीम्स है जहां पर कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है. मुझे यू हैव टू बी रियली रॉन्ग टू गेट दिस रॉन्ग, राइट? सो सम ऑफ द पार्ट्स इक्विटी वैल्यू अगर मैं करूं कि अगर पॉलीमर कंपाउंडिंग बिजनेस को अलग से वैल्यू करूं एंड बीईएसएस को अलग से करूं, होल्डिंग कंपनी एग्जीक्यूशन डिस्काउंट भी देते हैं, तो कंपनी 4,000 करोड़ की मार्केट कैप पे होनी चाहिए. आज की जो मार्केट कैप है उससे करीबन 50-54% हायर. तो एवरी सिंगल थिंग इज इंडिकेटिंग that it's a good investment according to me, right? I may be wrong. This is just my thing. तो बुल केस है कि elite returns, debt free कंपनी है, genuine moat in cable compounds, BESS की optionality है, cheap for quality earnings, 13 times price to earnings is a cheap valuation, और structural demand का tailwind है. PVC, या अगर कोई वॉर इंक्रीज होता है तो रॉ मटेरियल पे आएगा मार्जिन, आई मीन रॉ मटेरियल की वजह से मार्जिन पे प्रेशर आएगा, कंपटीशन क्लोज करेगा, कंपटीशन आएगा इस धंधे में. लिक्विडिटी थोड़ी थिन है बिकॉज इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप कम है, प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल पे फोकस करना पड़ेगा कंपनी को रिड्यूस करने के लिए. तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है. तो अब हमें नेक्स्ट चीज क्या वॉच आउट करनी होगी, बीईएसएस के क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये एमओयूज बनते हैं कि नहीं बनते हैं. यूटिलाइजेशन रैम्प जो राजस्थान में एक्सएलपी का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कमीशन किया है, एबिडा मार्जिन और रॉ मटेरियल साइकिल को, कैश कन्वर्जन साइकिल रिड्यूस जो करना था वो, 132 केवी का कमर्शलाइजेशन टू 20 केवी, बिकॉज ये एक मार्जिन एक्सपेंशन का बड़ा इंडिकेटर है. एचएफएफआर यूटिलाइजेशन को 80-90% तक पहुंच जाना चाहिए बिकॉज अभी कैपेसिटी डबल करी है. एक्सपोर्ट रिकवरी एंड अमेरिका अप्रूवल, अगेन एक और चीज है, अगर हमारी ट्रेड डील होती है तो ये फिर से एक और बेनिफिशियरी है उस ट्रेड डील का एक्सपोर्ट्स की वजह से. और बीएसएस का ब्रेक इवन अगर 250 करोड़ के रेवेन्यू पे आ गया, सो नथिंग लाइक इट. So that is basically everything about this particular company. If you liked the entire research that I've done for you, do drop in a comment, like, subscribe karo channel pe. And if you are new to the markets, you can create a new link. If you want to get all my research recommendations for free, there's a link in bio to create a Demat account. You can do that and you will get added to our free community, and we will share all the research with you for free. And अगर आपको ये एग्जैक्ट डैशबोर्ड भी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, जस्ट ओपन योर अकाउंट, फिल अप दैट फॉर्म एंड देन वी विल शेयर दैट विद यू. एक लास्ट चीज जो आप रेफर कर सकते हो वो है इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन. और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छे से कंपनी ने एक्सप्लेन किया है कि कंपनी कितना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है. यहाँ पर आप देख सकते हो एचएफएफआर, पीवीसी, एक्सएलपी में कितना एक्सपेंशन कर रही है. बीएसएस पे कंपनी का क्या बेट है, अगर आपको अच्छे से जानना है उसको, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, वो भी कंपनी ने यहाँ पर दिया है. और कंपनी ने खुद बताया है कि हम कैसे हाई मार्जिन बिजनेसेस पे जाएंगे, हम कौन कौन सी 5 हाई ग्रोथ कैटेगरीज में जो है ऑपरेट करते हैं, क्या हमारे रेवेन्यू टारगेट्स हैं. आप देख सकते हैं अपार, हैवेल्स, केईसी, केईआई, पैरामाउंट, पॉलीकैप, 22% ऑफ रेवेन्यू यहीं से आ रहा है. एंड देन उसके बाद रिन्यूएबल्स पे जो कंपनी का फोकस है, जो सेक्टरल टेलविंड्स हैं जो कंपनी को करेगी, तो पावर केबल, बिल्डिंग वायर, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, सब में कंपनी का एक अच्छा है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इसलिए करिए ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे, लोअर फ्रेट कॉस्ट, मार्जिन एक्सपेंशन के लिए हर एक चीज कंपनी ने प्लान किया हुआ है. सो यू कैन इवन हैव अ लुक एट दैट. That's it from my side. Thank you so much for watching in. I will see you in the next video. And do comment कौन से stock को आप चाहते हो कि मैं cover करूं, so that I can try to cover that stock in the next video. Thank you. Bye bye and take care. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.